हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी विद्यार्थी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन हिस्ट्री चैप्टर 1 पर होने वाला है। और यहाँ पर हम लोग ये जानने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ये हमारा इस चैप्टर का क्या है, कालक्रम है, कालखंड है। चैप्टर को इस तरह से ही हम लोग पढ़ेंगे, तब ये चैप्टर हम लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। अदरवाइज ये चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है। अदरवाइज ये चैप्टर हम लोगों को समझ में आने वाला नहीं है। देखिए चैप्टर क्या है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म का जो राइज है यूरोप से हुआ है, और यूरोप में भी पार्टिकुलर कंट्री कहाँ से हुआ है, फ्रांस से हुआ है। कहाँ से हुआ है, फ्रांस से हुआ है। फ्रांस में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1789 में हुआ था। वहीं से नेशनलिज्म निकला है, वहीं से नेशनलिज्म निकला है। ठीक है। हालांकि और भी बहुत सारे आउटकम हैं। लिबर्टी का भी ओरिजिन वहीं से हुआ है, इक्वालिटी हो गया, फेटर्निटी हो गया। डेमोक्रेसी का भी आउटकम वहीं से हुआ है, सोशलिज्म का भी आउटकम वहीं से हुआ है। हालांकि ये सब चीज़ों को तो हम लोग पहले ही पढ़ रखे हैं, ये सब चीज़ों को तो हम लोग क्लास 9 में पढ़ रखे हैं। लेकिन जो नेशनलिज्म वाला जो पोर्शन था, नेशनलिज्म वाला जो आउटकम था, वो हम लोग अभी तक नहीं पढ़े थे, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में ये जानेंगे कि 1789 में जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे, फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, वो क्या क्या स्टेप लिए थे जिसके कारण फ्रांस में रहने वाले लोगों के बीच नेशनलिज्म डेवलप हुआ था। पहला टॉपिक यही होगा। तो 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशनरी के द्वारा क्या क्या स्टेप लिया गया, उन स्टेपों की चर्चा की गई है आपके बुक में। ठीक है। उसके बाद जब कहानी और आगे बढ़ता है, सब तो चीज़ें हो गया 1789 में। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा इस चैप्टर में, तब आप ये पाइएगा कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के राजगद्दी पर विराजमान होता है। और फ्रांस के राजगद्दी पर विराजमान होने के बाद फ्रांस के जो आसपास जो भी क्षेत्र था, उसको वो कैप्चर कर लेता है अपने आर्म फोर्सेस के साथ। और कैप्चर करने के बाद वो बहुत सारा सुधार करता है। जो सुधार पहले फ्रांस में हो चुका था, वो सारा सुधार उन क्षेत्रों में भी कर रहा है। तो नेपोलियन बोनापार्ट अपने सुधार के लिए जाना जाता है, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए जाना जाता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा क्या क्या सुधार किया गया है, उन सुधारों की चर्चा की गई है आपके बुक। तो फिर यहाँ पर सुधार दिए गए, तो नेपोलियन बोनापार्ट का रिफॉर्म्स हो गए। ठीक है। 1804 में हम यहाँ से बढ़ गए। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो 1815 में जो यूरोप के जो दूसरे देश थे, जैसे इंग्लैंड हो गए, इंग्लैंड के बाद पर्सिया हो गया, रसिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ये वहाँ पर जो राजा महाराजा थे, वो सभी सारे बदलाव को देख रहे थे कि नेपोलियन बोनापार्ट बहुत सारा सुधार कर रहा है। और इससे फायदा किसको हो रहा है, इससे फायदा मिडिल क्लास को हो रहा है, लेकिन राजा को फायदा नहीं हो रहा है। तो वो लोग सभी लोग साथ में आते हैं और साथ आकर नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट कर देते हैं इन द बैटल ऑफ वाटरलू। और डिफीट करने के बाद वो लोग मीटिंग करते हैं, वो लोग बैठक करते हैं, और बैठक करने के बाद पूरा प्रयास करते हैं कि इससे पहले वाला जो सिस्टम है, इससे पहले वाला जो ओल्ड सिस्टम है, उस ओल्ड सिस्टम को क्या किया जाए, रिस्टोर किया जाए, फिर से वापस लिया जाए। तो जो भी उन्होंने यहाँ पर जो स्टेप लिया, जो स्टेप लिया बैठक में, ताकि पुराना वाला व्यवस्था वापस लिया जाए, उन स्टेपों की यहाँ पर चर्चा की गई है। उस पॉइंट की यहाँ पर चर्चा की गई है। वियना में हुआ था, तो मेजर पॉइंट ऑफ वियना यहाँ पर डिस्कस किया गया है नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट करने के बाद जो पॉइंट लिए गए। ठीक है। अब जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी हैं, यहाँ पर जो क्रांतिकारी हैं, वो क्या हुए, इसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गए। इसके बाद वो क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए कि चलो भाई अभी सही समय नहीं है, अभी अंडरग्राउंड रहते हैं। और अंडरग्राउंड जाकर लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, सीक्रेट सोसाइटी बना रहे हैं। और 15 साल बाद फिर से वो कम बैक करते हैं, 15 साल बाद वो फिर से
कम बैक करते हैं और कम बैक करने के बाद फिर से फ्रांस में क्रांति करते हैं और फ्रांस में क्रांति होता है तो यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी क्रांति होने लगता है। तो फिर यहाँ पर चर्चा किया गया है, जुलाई रिवॉल्यूशन की चर्चा किया गया है, जो कहाँ पर हुआ है, फ्रांस में हुआ है। और फिर यूरोप के अलग अलग हिस्सों में भी जो रिवॉल्यूशन हुए हैं उसकी भी यहाँ पर चर्चा किया गया। ठीक है, यहाँ पर क्रांति हो गया। अब लगा कि चीज़ें सही हो जाएगा, लेकिन फिर से चीज़ें सही नहीं होता है। फिर से क्या होता है कि 18 साल बाद जो है फिर से लोग जो है, जो मिडिल क्लास है, फिर से एक और क्रांति कर देते हैं। 18 साल बाद 1848 में फिर से एक और क्रांति कर देते हैं, जिसको पॉपुलर रिवोल्ट बोला गया है। क्या बोला गया है? पॉपुलर रिवोल्ट बोला गया है। और यहाँ पर ये जो कालक्रम के हिसाब से जो आपके टॉपिक में जो बुक दिया है, बुक में जो टॉपिक दिया है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपके बुक में अलग से 3 कंट्री, जर्मनी पर इम्पैक्ट क्या हुआ उसका केस स्टडी दिया हुआ है कि जर्मनी कैसे यूनिफाइड हुआ, इटली कैसे यूनिफाइड हुआ, ब्रिटेन कैसे यूनिफाइड हुआ। 3 टॉपिक अलग से दिया हुआ है। फिर लास्ट में 2 टॉपिक है। ठीक है, तो यही सब चीज़ तो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। देखिए चैप्टर की शुरुआत कैसे हो रही है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशनरी के द्वारा क्या क्या स्टेप लिए गए हैं। 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज के द्वारा क्या क्या स्टेप लिए गए, उन स्टेपों की यहाँ पर चर्चा की गई है। फिर देखिए आगे बढ़िएगा तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा क्या क्या सुधार किया गया, उन सुधारों को यहाँ पर चर्चा किया गया है, उन सुधारों की यहाँ पर बात की गई है, उन सुधारों की यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट किया गया है 1815 में, लेकिन उससे पहले 3 टॉपिक और दिया गया है, 3 वर्टिकल टॉपिक दिया गया है। 3 वर्टिकल टॉपिक क्या है कि यूरोप में नेशनलिज्म बनने से पहले यूरोप की स्थिति क्या थी, कैसे वहाँ पर राजा लोग रूल कर रहे थे, कैसे मिडिल क्लास इमर्ज हुआ और वो किन किन बदलावों की बात कर रहा है। 3 टॉपिक जो है 1815 से पहले 3 टॉपिक दिया हुआ है और ये 3 टॉपिक डिस्कस करने के बाद फिर से हम लोग 1815 में आ जाते हैं। देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट को जो दूसरे यूरोपियन कंट्री हैं जैसे ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, पर्सिया हो गया, डिफीट करते हैं। डिफीट करने के बाद एक बैठक करते हैं। उस बैठक को लीड कौन कर रहे हैं? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। और उस बैठक में क्या क्या स्टेप लिया गया, उन स्टेपों की यहाँ पर चर्चा की गई है आपके बुक में। ठीक है, उसके बाद रिवोल्यूशनरी क्या किए, तो भाई अंडरग्राउंड हो गए, सीक्रेट सोसाइटी बना रहे हैं, अंडरग्राउंड हो गए, सीक्रेट सोसाइटी बना रहे हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं, सीक्रेट सोसाइटी बना रहे हैं। और देखिए सीक्रेट सोसाइटी बनाने के बाद 15 साल बाद फिर से ये लोग क्या करते हैं, कम बैक करते हैं और कम बैक करने के बाद फिर से क्रांति कर देते हैं, हल्ला बोल कर देते हैं। तो फिर से कैसे 1830 में रिवॉल्यूशन हुए उसकी चर्चा की गई है। और फिर 1830 में रिवॉल्यूशन के बाद फिर 18 साल बाद फिर से रिवॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन उससे पहले 2 टॉपिक दिया हुआ है, रोमांटिक नेशनलिज्म और हंगर हार्डशिप, जिसमें बताया गया कि 1830 में रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था और 1848 में जब रिवॉल्यूशन होगा उसके पीछे का कारण क्या है। तो 1848 में एक ऐसा समय है जिस समय बेरोजगारी वगैरह थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, लोगों का, सामान्य व्यक्ति का जो जीवन है काफ़ी हार्ड हो गया था। तो लोग जो हैं बैरिकेडिंग करना शुरू कर दिए थे, राजा को जो है राजा के घरों पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। और इस बार क्रांति ऐसा हुआ कि सभी लोगों को फ्रांस में सभी लोगों को वोटिंग राइट मिल गया। 1848 का जो रिवॉल्यूशन है उसके बाद फ्रांस में सभी लोगों को जो है वोटिंग राइट मिल गया। और इस रिवॉल्यूशन को पॉपुलर रिवोल्ट बोला जाता है। काफ़ी फेमस रिवोल्ट है, काफ़ी प्रसिद्ध रिवोल्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, मैंने आपके बुक में डिस्कस किया गया है कि इसका इम्पेक्ट जो है बाकी यूरोपियन कंट्री पर कैसे हुआ, जैसे जर्मनी पर इसका इम्पेक्ट कैसे हुआ, वो पार्ट 2 में यहाँ पर डिस्कस किया गया। लेकिन आपका बुक तो ये जो है वो तो ऐसे ही नहीं चलेगा। तो इसका इम्पेक्ट जर्मनी पर कैसे हुआ, जर्मनी कैसे यूनिफाइड हुआ, जर्मनी को यूनिफाइड कैसे किया गया, उन स्टेपों की यहाँ पर चर्चा की गई है। दैट वाज गोइंग टू बी डिस्कस हियर कि जर्मनी को कैसे यूनिफाइड किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इटली कैसे पहले 7 स्टेट में डिवाइडेड था और फिर कैसे बाद में 3 लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका हुआ, 3 लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और इटली यूनिफाइड हो गया।
आज के समय में जो हम लोग ब्रिटेन को देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम को देखते हैं, वो कैसे यूनिफाइड हुआ, पहले उसकी स्थिति क्या थी, पहले कैसे वहाँ पर 4 तरह के लोग हुआ करते थे, उसमें से अंग्रेज का कैसे पावर बढ़ने लगा और फिर सारे देश को, सारे हिस्सों को जो है अपने पार्ट में मिला लिया। फिर जो है कि नेशन को कैसे विजुअलाइज किया जा रहा था, तो लोग जो है फीमेल फिगर बना रहे थे, फीमेल फिगर बना रहे थे, उस फीमेल फिगर में नेशन को देख रहे थे कि देखो भाई नेशन हमारा ऐसा होगा, जिसमें चर्चा किया गया है, मरियाना की चर्चा किया गया है जो फ्रांस का फीमेल फिगर है, और जर्मनिया का चर्चा किया गया है जो कहाँ का फीमेल फिगर है, जर्मनी के। फिर लास्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, कि अंततः क्या हुआ कि जो नेशनलिज्म है इम्पेरियलिज्म से कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट ऐसा होता है कि यूरोप के लिए त्रासदी साबित होता है। इस तरह से नेशनलिज्म इम्पेरियलिज्म के साथ मिल जाता है कि यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वार हम लोगों को देखने को मिला और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार देखने को मिला। तो नेशनलिज्म के पहले तो मेरिट बताया गया, लेकिन अंततः नेशनलिज्म का एक डिमेरिट भी बताया गया कि देखो भाई नेशनलिज्म से, जब नेशनलिज्म लोग जो है उसको सही तरीके से अगर उसको नहीं समझेंगे तो फिर वो नेशनलिज्म आपके लिए विनाशकारी भी साबित हो सकता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुए नेशनलिज्म के कारण ही, क्योंकि नेशनलिज्म इंपेरियलिज्म से कनेक्ट हो गया। दैट्स इट, चैप्टर इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। उम्मीद है कि इस चीज़ें समझ में आया होगा कि हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो चैप्टर तो ये चैप्टर आपके लिए आसान है, अदरवाइज ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।